यस डियर स्टूडेंट्स, आज कैपेसिटर का लास्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, कॉमन पोटेंशियल, और इसके बाद इसमें पढ़ते हैं लॉस ऑफ एनर्जी। लॉस ऑफ एनर्जी कैसे कि जब टू चार्ज कैपेसिटर्स को जो डिफरेंट पोटेंशियल पे होंगे, जिन पे डिफरेंट चार्जेज होंगे, जब हम उनको किसी कंडक्टर के थ्रू कनेक्ट करेंगे तो हायर पोटेंशियल वाले कैपेसिटर से लोअर पोटेंशियल वाले कैपेसिटर तक कुछ चार्ज फ्लो होने लगेगा। चार्ज फ्लो होगा तब तक जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। जिस तरह से अगर दो बर्तनों को जिनमें अलग अलग हाइट पर पानी भरा हो और उनको हम किसी पाइप से जोड़ दें तो वो पानी एक बर्तन से दूसरे बर्तन तक तब तक फ्लो होगा जब तक दोनों में पानी का लेवल सेम ना हो जाए। यानी अगर हम दो बर्तनों को इस तरह से कंसीडर करें, एक में पानी की हाइट ये और दूसरे में पानी की हाइट मान लीजिए यहाँ तक है, अगर हम इनको किसी पाइप से कनेक्ट कर दें तो पानी तब तक इस वाले बर्तन से इस वाले बर्तन में तब तक फ्लो करेगा जब तक दोनों में सेम हाइट तक पानी का लेवल ना आ जाए। अगर वो सेम हाइट h है तो उसी तरह से बिल्कुल एक कैपेसिटर से दूसरे कैपेसिटर तक फ्लो चार्ज तब तक फ्लो होगा जब तक उनका पोटेंशियल सेम ना हो जाए। उस सेम पोटेंशियल को ही हम बोलते हैं कॉमन पोटेंशियल। तो कैपेसिटर पे जो चार्ज है उसको ऐसे मान लीजिए जैसे पानी हो, और कैपेसिटर का जो पोटेंशियल है उसको ऐसे मान लेते हैं जैसे बर्तन में पानी की हाइट हो। पानी के आने जाने से हाइट चेंज होगी, वहाँ भी चार्ज के आने जाने से पोटेंशियल चेंज होगा। तो इस तरह का कॉन्सेप्ट लेके चलते हैं। तो मान लेते हैं एक से दूसरे में चार्ज जब ट्रांसफ़र हुआ तो जिस पोटेंशियल पे चार्ज का जाना बंद हो गया वो पोटेंशियल था V। दोनों सेम पोटेंशियल पे आ गए तो अब चार्ज का आना जाना बंद हो गया। तो जब चार्ज किसी कंडक्टर से फ्लो होगा तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज होता है करंट, जानते हैं हम। उस कंडक्टर का कुछ अपना रेजिस्टेंस भी होगा, और जब कोई करंट किसी कंडक्टर में फ्लो होती है तो हीटिंग इफेक्ट तो होता ही है। तो हीट के रूप में एनर्जी लॉस होगी, जितने टाइम तक होगी उसकी मल्टीप्लाई कर दे, ये फॉर्मूला हमने पहले पढ़ रखा है। तो ड्यूरिंग फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू दिस कंडक्टर देयर विल बी सम लॉस ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट और आइदर इन द फॉर्म ऑफ स्पार्किंग। स्पार्किंग भी हो सकती है, जैसे ही दोनों कैपेसिटर को हम कनेक्ट करेंगे स्पार्किंग भी हो सकती है। तो अब ये कॉमन पोटेंशियल निकालते हैं पहले, और इस फ्लो के दौरान जो हीट का लॉस हुआ, वो एनर्जी का लॉस हुआ, उसको भी कैलकुलेट करते हैं। ये आज का लास्ट टॉपिक हमारा रहेगा कैपेसिटर का। तो इफ इनिशियल कैपेसिटेंस C1 and C2, initial charge Q1 and Q2, and initial potential difference between the plates V1 and V2। अगर इनिशियली कनेक्ट करने से पहले दोनों कैपेसिटर के हमारे पास ये डाटा थे, देयरफॉर नेट चार्ज ऑन द कैपेसिटर्स Q मस्ट बी Q1 प्लस Q2। दोनों के इंडिविजुअल चार्ज, ये कनेक्ट करने से पहले की बात कर रहा हूँ मैं अभी, दोनों पे नेट चार्ज हुआ Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2, Q1 इसका Q2 इसका। और हमने Q इक्वल टू CV फॉर्मूला पढ़ रखा है। पहले कैपेसिटर के बारे में हमें तीनों क्वांटिटी पता है। चार्ज Q1 है, कैपेसिटेंस C1 है, उसकी पोटेंशियल डिफरेंस V1 है उसकी प्लेटों के बीच। तो Q1 की जगह मैं लिख सकता हूँ C1 V1, और उसी तरह से सेकंड कैपेसिटर के लिए लिख सकता हूँ C2 V2। यहाँ पे लिख सकते हैं बिकॉज Q1 इक्वल टू C1 V1 एंड Q2 इक्वल टू C2 V2। इसको हम फर्स्ट इक्वेशन लिख लेते हैं।
कि कनेक्ट करने से पहले दोनों का टोटल चार्ज हमारा बनता है उसके कैपेसिटेंस और पोटेंशियल डिफरेंस की टर्म में। ये कनेक्ट करने के बाद जब एक से चार्ज कुछ दूसरे पे चला जाएगा तो फिर चार्ज का टोटल करेंगे, और क्योंकि चार्ज तो कंजर्व है, कैपेसिटर के कंडक्टर के थ्रू कहीं गया तो है नहीं, अगर लॉस हुआ है तो एनर्जी का हुआ है, जो मैं बताया था अभी, लॉस होगा तो एनर्जी का होगा, चार्ज का नहीं। तो चार्ज जितना एक पे कम हुआ है उतना ही दूसरे पे ज़्यादा चला जाएगा, लेकिन दोनों का टोटल चार्ज अगर करेंगे दोनों के चार्ज का अगर टोटल करेंगे तो नेट चार्ज फिर भी वही आना चाहिए। तो एक बार देख लेते हैं। इफ़ आफ्टर connecting the capacitors when common potential V is reached, the charges on the capacitors are Q1 dash and Q2 dash। कनेक्ट करने के बाद कुछ चार्ज का लेन देन हुआ तो Q1 वाले पे चार्ज चेंज हो गया, Q1 डैश हो गया, Q2 वाले पे Q2 डैश हो गया, और तब तक दोनों का पोटेंशियल कॉमन वैल्यू पर V पर पहुंच चुका था। तो अब हम अगर टोटल चार्ज निकालें, नाउ नेट चार्ज ऑन द कैपेसिटर्स Q इक्वल टू इट मस्ट बी Q1 डैश प्लस Q2 डैश। टोटल चार्ज जो उनका इंडिविजुअल चार्ज है Q1 डैश Q2 डैश टोटल उनका आ जाना चाहिए। लेकिन अब पहले वाले का जो चार्ज है Q1 डैश वो क्या हो जाना चाहिए, इसी फॉर्मूले के हिसाब से। कैपेसिटेंस उसकी चेंज नहीं हुई है, चार्ज का लेन देन हुआ है, चार्ज का लेन देन से कैपेसिटेंस चेंज नहीं हुई है, तो कैपेसिटेंस की जगह C1 ही रखेंगे, लेकिन पोटेंशियल V1 की जगह हो गया है V। तो Q1 की जगह हम लिख सकते हैं C1 V। उसी तरह से Q2 डैश सेकेंड वाले का लिख सकते हैं हम C2 V। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि V कॉमन आ सकता है, तो V को कॉमन ले लिया, तो नेट चार्ज हमारा अब आ जाता है C1V प्लस C2V। ये हमारी आ गई है सेकेंड इक्वेशन। तो एक बार तो कनेक्ट करने से पहले टोटल चार्ज निकाल लिया C1V1 प्लस C2V2, फिर उसको कनेक्ट करने के बाद जो भी चार्ज का एक्सचेंज हुआ है, एक्सचेंज होने के बाद उनके चार्ज चेंज होकर Q1 डैश Q2 डैश रह गए हैं, और उन Q1 डैश Q2 डैश की वैल्यू फिर C और V की टर्म में निकाली, तो V दोनों का सेम हो चुका है, कैपेसिटेंस वही है C1 C2, तो नेट पोटेंशियल चार्ज हमारा ये हो गया। यहाँ से हम V को कॉमन ले सकते हैं, तो नेट चार्ज हमारा हो गया C1 प्लस C2 इंटू V। इसको लिख लेते हैं, इसको इक्वेशन 2, इसको हटा देता हूँ। अब इस V की वैल्यू हम इन दोनों इक्वेशंस को इक्वेट करके निकाल सकते हैं। फर्स्ट इक्वेशन भी चार्ज टोटल चार्ज की वैल्यू दे रही है, और सेकंड इक्वेशन भी टोटल चार्ज की वैल्यू दे रही है, और फर्स्ट इक्वेशन भी टोटल चार्ज की वैल्यू दे रही है। यानी दोनों इक्वेशन टोटल चार्ज को ही शो कर रही हैं, इसलिए दोनों इक्वेशन को हम इक्वल करके कॉमन पोटेंशियल की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ये पार्ट हमारा हो जाता है इस तरह से कंप्लीट। मैं इसको आगे कर देता हूँ एक बार, यहाँ से आपने कर लिया होगा। तो फ्रॉम इक्वेशंस 1 and 2 C1 प्लस C2 इंटू V, और फर्स्ट इक्वेशन में था C1V1 प्लस C2V2। तो देयरफॉर कॉमन पोटेंशियल हमारा आ जाता है V इक्वल टू C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। इस तरह से ये कनेक्ट करने के बाद दोनों किस कॉमन पोटेंशियल तक पहुँचेंगे, उस कॉमन पोटेंशियल की वैल्यू का फॉर्मूला इस तरह से आ जाता है। अब
एनर्जी लॉस कितना हुआ, अगर आप चाहो तो कितना कितना चार्ज ट्रांसफ़र हुआ है उसकी वैल्यू भी निकल सकती है। मान लेते हैं इफ़ पोटेंशियल V1 ग्रेटर देन V2, अगर पहले वाले कैपेसिटर का पोटेंशियल हाई था, दूसरे वाले का लो था, तो हाई से लो तक अगर चार्ज फ्लो हुआ हो, देयरफॉर ट्रांसफ़र ऑफ चार्ज फ्रॉम फर्स्ट कैपेसिटर, पहले कैपेसिटर से कितना चार्ज ट्रांसफ़र हुआ, अगर उसको मैं Q1 सिंबल देता हूँ तो Q1 माइनस Q1 डैश, कनेक्ट करने से पहले उस पर चार्ज Q1 था जो हाई पोटेंशियल पे था, तो वहाँ से चार्ज गया होगा, जाने के बाद उस पर कितना चार्ज रह गया Q1 डैश, इन दोनों का डिफरेंस कर दिया। Q1 की वैल्यू थी C1V1 और Q1 डैश की वैल्यू थी C1V। अगर C1 कॉमन लेता हूँ तो हमारा V1 माइनस V, इस तरह से जो ट्रांसफ़र हुआ है चार्ज फर्स्ट से सेकंड पे उसकी वैल्यू आ सकती है। सिमिलरली चार्ज ट्रांसफर्ड ऑन कैपेसिटर 2 ऑन कैपेसिटर सेकंड, अगर मैं उसको Q2 नाम देता हूँ तो Q2 उससे पहले से ही था, कुछ चार्ज और जाने के बाद उसका चार्ज Q2 डैश हुआ है, तो Q2 डैश ग्रेटर हो गया होगा Q1 Q2 से। Q2 तो पहले से ही था, उस पर चार्ज और चला गया तो जो चार्ज टोटल हो गया वो ज़्यादा हो गया, यानी Q2 डैश मस्ट बी ग्रेटर देन Q2। तो इसमें से इसे घटा देते हैं। Q2 डैश की वैल्यू हमारी आई थी C2V और C2 की वैल्यू थी पहले से ही C2V2, तो यहाँ पे अगर मैं C2 कॉमन ले लेता हूँ तो ये मेरी वैल्यू आ जाती है V माइनस V2। अगर हम ये जानना चाहें कि भाई कैपेसिटर पे जो चार्जेज हैं अब कनेक्ट करने के बाद, कॉमन पोटेंशियल होने के बाद, कि वो उनकी कैपेसिटेंस की रेशो में होते हैं, तो उसको एक लाइन में उसको भी कर सकते हैं, बहुत ही ईजी है। मैं इसको मिटा रहा हूँ और यहाँ पे लिख रहा हूँ Therefore, after connecting, जो अब उन पे चार्जेज हैं Q1 डैश और Q2 डैश, वो उनकी कैपेसिटेंस के रेशो में होने चाहिए जैसे कि बताया गया। तो Q1 डैश की वैल्यू आ गई थी हमारी C1V, Q2 डैश की वैल्यू आ गई थी C2V, V से V कैंसिल हुआ, और ये बात क्लियर हो गई कि जोड़ने के बाद जो कॉमन पोटेंशियल होने तक उन पे चार्जेज हैं वो उनकी कैपेसिटेंस के अकॉर्डिंग है। जिस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस जितनी ज़्यादा होगी वो उतना ही ज़्यादा चार्ज अपने पास ले लेगा, और जिसकी कैपेसिटेंस कम रह जाएगी उसके पास अकॉर्डिंगली चार्ज भी कम रह जाएगा। चलिए अब इस चार्ज के ट्रांसफ़र होने में एनर्जी का कितना लॉस हुआ वो निकालते हैं। आप लोग सोच रहे होंगे कि चार्ज फ्लो होगा तो करंट फ्लो होने वाली है, करंट फ्लो होने से जो H=I²RT मैंने फॉर्मूला बताया था एनर्जी लॉस का, कि कहीं ना कहीं अब रेजिस्टेंस का भी रोल आने वाला है, करंट का भी रोल आने वाला है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी इसके आगे का चैप्टर है जो आगे शुरू करेंगे, इसकी अभी ज़रूरत नहीं है। वो इन्हीं टर्म्स में उस लॉस को हम निकालने वाले हैं। तो एक बार उसको देख लेते हैं कैसे होगा। कैपेसिटर में स्टोर्ड एनर्जी का फॉर्मूला हम डराइव कर चुके हैं। अगर कैपेसिटेंस C और पोटेंशियल डिफरेंस उसकी प्लेटों के बीच V है तो उसमें स्टोर्ड एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ CV²। तो कनेक्ट करने से पहले की इस पहले वाले की एनर्जी, पहले वाले कैपेसिटर की हाफ C1V1² हो जानी चाहिए, उसकी हाफ C2V2²। दोनों को जोड़ देंगे तो कनेक्ट करने से पहले की टोटल एनर्जी आ जाएगी। कनेक्ट करने के बाद कॉमन पोटेंशियल की टर्म में पहले वाले की एनर्जी हाफ C1V², सेकंड वाले की हाफ C2V², दोनों को जोड़ देंगे और डिफरेंस कर देंगे। चलिए सारा पहले ही बताऊंगा तो ठीक नहीं रहेगा, समझ में नहीं आएगा ज़्यादा। तो एनर्जी लॉस इसको निकालते हैं। तो बिकॉज टोटल
एनर्जी stored in the capacitors before common potential या before connecting वो एनर्जी इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी होती है, तो सिंबल U से उसको डिनोट करते हैं। तो पहले वाले कैपेसिटर की एनर्जी हो जानी चाहिए हाफ C1V1 और सेकंड वाले की एनर्जी हो जानी चाहिए हाफ C2V2। बिल्कुल हमने पढ़ रखा है टोटल एनर्जी। इट इज़ बिफोर कनेक्टिंग द कैपेसिटर्स। आफ्टर कनेक्टिंग when common potential V is reached, total energy must be U डैश कह देते हैं, सिंबल थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। कॉमन पोटेंशियल हो गया था V, तो पहले वाले की एनर्जी हो जानी चाहिए हाफ C1V²। बिल्कुल पहले वाले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कैपेसिटेंस चेंज नहीं हुई है, पोटेंशियल V1 की जगह V हो गया है। उसी तरह से सेकंड वाले की टोटल एनर्जी हो जानी चाहिए हाफ C2V²। तो दोनों का टोटल कनेक्ट करने के बाद टोटल एनर्जी बन के आती है ये। इसमें V² और हाफ हम कॉमन लेके इस तरह से भी लिख सकते हैं हाफ C1 + C2V²। अब क्योंकि एनर्जी का लॉस हुआ है कनेक्ट करने के बाद, तो अंडरस्टूड है कि बाद वाली एनर्जी लॉस होने के बाद कम रह गई होगी। इसलिए अगर मुझे एनर्जी लॉस निकालना है तो बाद वाले में से मैं पहले वाले को सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। तो देयरफॉर लॉस ऑफ एनर्जी डेल्टा U सिंबल दे के हम कह सकते हैं U माइनस U डैश। U की वैल्यू हमारे पास इक्वेशन 1 से आई, इसको इक्वेशन में 2 लिख देता हूँ। तो हाफ C1V1² प्लस हाफ C2V2², ये हुई वैल्यू U की, माइनस U डैश की वैल्यू ये रखता हूँ हाफ C1 + C2V²। तो सिंपली फॉर्मूले के अकॉर्डिंग तो ये हमने रख ही दिया, लेकिन इसको और सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत है क्योंकि हम कॉमन पोटेंशियल की वैल्यू निकाल चुके हैं। इसलिए अब कॉमन पोटेंशियल की वो वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं और तब जाके इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो यहाँ से मैं इसको हटा देता हूँ और कॉमन पोटेंशियल की वैल्यू पुट करते हैं इसमें। बिकॉज कॉमन पोटेंशियल V इक्वल टू हमारा आ गया था C1V1 + C2V2 अपॉन C1 + C2। तो अब इस कॉमन पोटेंशियल की वैल्यू उस एनर्जी लॉस का जो फॉर्मूला आया था उसमें लिख देते हैं। वो मैं एक बार दोबारा लिख देता हूँ। ये आया था हाफ C1V1² प्लस हाफ C2V2² माइनस हाफ C1 + C2 इंटू V²। ये कॉमन पोटेंशियल की वैल्यू यहाँ से इसमें पुट कर देते हैं। बस ये थोड़ा सा डेरिवेशन यहाँ से थोड़ा सा लेंदी होता है, लेकिन कोई इसमें बड़ी बात नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। हाफ C2V2², यहाँ पे हाफ ये C1 + C2, V की वैल्यू ये रख लेता हूँ C1V1 + C2V2 अपॉन C1 + C2 और इसका होल स्क्वायर। यहाँ पे एक लाइन मैं कंजूसी नहीं करता हूँ, एक लाइन बढ़ा ही लेता हूँ ताकि थोड़ा सा क्लियर हो जाए। डायरेक्ट करने में हो सकता है कुछ कॉन्सेप्ट रह जाएं। तो मैं ऊपर वाली जो टर्म है C1V1 + C2V2 उसका होल स्क्वायर अलग से और नीचे वाली C1 + C2 इसका होल स्क्वायर अलग से, इस तरह से कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। अब यहाँ ऐसा करने से हमें क्या फ़ायदा हुआ है कि C1 + C2 से नीचे की एक पावर कैंसिल हुई।
और अब हमारे पास रह जाता है हाफ। अब यहाँ पे आके कॉमन ले लेता हूँ, ये ठीक रहेगा। अब हमारे पास बचता है C1V1 स्क्वायर प्लस C2V2 स्क्वायर माइनस हाफ, हम कॉमन ले चुके हैं। इसका मैं होल स्क्वायर खोल लेता हूँ ऊपर, C1V1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर प्लस 2C1C2 V1 V2 और अपॉन C1 प्लस C2। अब देखिए माइनस से पहले वाली जो टर्म है उसके नीचे कुछ नहीं है और माइनस के बाद के नीचे C1 प्लस C2 है, तो इसके नीचे मैं 1 मान सकता हूँ। और अब दोनों का एलसीएम लेके इसको कर सकता हूँ। मुझे माइनस थोड़ा यहाँ पे लगाना चाहिए, ऊपर लगाने में थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है। अभी माइनस यहाँ पे है, जब तक एलसीएम नहीं आता। एलसीएम आ जाएगा तो ये माइनस ऊपर चला जाएगा और आगे वाली टर्म के साइन चेंज कर देगा, ये सब आप जानते हैं। तो हमारा एनर्जी लॉस का डेरिवेशन आगे बढ़ता हुआ आ जाता है यहाँ पे। हाफ इस पूरी की पूरी टर्म का ब्रैकेट के अंदर जो सब कुछ ये टर्म है सभी उन्हीं का एलसीएम हमारा आ जाता है C1 प्लस C2। तो 1 के ऊपर जो टर्म है उससे हम C1 प्लस C2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले C1 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, ये हो जाएगा C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर। फिर C1 की मल्टीप्लाई जब यहाँ करेंगे तो C1 C2 V2 स्क्वायर। C1 की दोनों में मल्टीप्लाई हो चुकी है। अब उसी तरह से C2 की करते हैं, C1 C2 V1 स्क्वायर। ये पहले वाली टर्म में मल्टीप्लाई होके हो गया C2 की। अब C2 की मल्टीप्लाई यहाँ करता हूँ तो C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर। आगे माइनस अब ऊपर जाते ही आगे वालों के साइन चेंज करेगा, तो पहली टर्म हो जाएगी हमारी C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर, सेकेंड टर्म C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर और थर्ड टर्म हो जाएगी हमारी माइनस 2C1 C2 V1 V2। क्लियर है ये, इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। C1 V1 ये C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर से C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर से C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। और बाकी जो टर्म बची हैं उनमें हम देख रहे हैं कि C1 C2 कॉमन भी आ रहा है, तो C1 C2 को कॉमन लेके बाहर हाफ के साथ लिखेंगे। तो आगे की यह जगह नहीं है तो मैं ऊपर लिख देता हूँ यहाँ पे। तो यह हो जाता है हमारा एनर्जी लॉस डेल्टा U इक्वल टू हाफ C1 C2 अंदर से कॉमन आ गया और जो हमारा बचता है वो बचता है V2 स्क्वायर प्लस V1 स्क्वायर माइनस 2V1 V2 अपॉन में बचता है हमारा C1 प्लस C2। ऊपर भी हम देख रहे हैं कि एक फॉर्मूला हमारा बन रहा है, a माइनस बी का होल स्क्वायर हमने पढ़ा है। a माइनस बी का होल स्क्वायर पढ़ा होगा तो आता था हमारा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। a की जगह हमारा V2 है, b की जगह V1 है और उसी तरह से फिर माइनस, तो हम इन तीनों टर्म को अगर a माइनस बी लिख सकते थे तो यहाँ भी इन तीनों टर्म को हम V2 माइनस V1 कह सकते हैं। लेकिन अगर मैं यहाँ b माइनस a कर देता तो भी आंसर वही आना था, बस यहाँ b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर हो जाता। ये माइनस 2ab ही रहता है या 2ba कर लो, उसके कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस बात से। यानी इसको होल स्क्वायर को मैं V2 माइनस V1 स्क्वायर भी कह सकता हूँ, V1 माइनस V2 स्क्वायर भी कह सकता हूँ। लेकिन क्योंकि पहले ही हम मान चुके थे कि V1 ग्रेटर था V2 से, तो मुझे यहाँ पे V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर ही लिखना ठीक रहेगा। तो देयरफॉर एनर्जी लॉस डेल्टा U मस्ट बी हाफ C1 C2, ऊपर में लिख देता हूँ V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2। ये हमारा एनर्जी लॉस का फॉर्मूला ड्राइव करके आ गया। इसको थोड़ा सा और अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ऐसे कर सकते हैं C1 C2 अपॉन 2 इंटू C1 प्लस C2 इंटू V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। जो भी पोटेंशियल हायर होगा, V2 हायर होता तो मैं V2 माइनस V1 कर देते, V1 हायर था तो V1 माइनस V2 कर दिया। तो ये हमारा एनर्जी लॉस का फॉर्मूला आ गया। जब दो कैपेसिटर्स को जो ऑलरेडी V1 V2 पोटेंशियल्स पे थे उनको कनेक्ट करने के बाद, कॉमन पोटेंशियल पे पहुंचने के बाद जो उनमें एनर्जी लॉस हुआ
वो एनर्जी लॉस इस फॉर्मूले से हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। इस फॉर्मूले में कहीं भी कॉमन पोटेंशियल का कोई टर्म नहीं है। चलिए आज के लिए इतना ही करते हैं। थैंक यू वेरी मच। अपनी तैयारी करिए एंड टेक केयर इन दिस कोविड पीरियड। थैंक यू वेरी मच।